पाठशाला में अब राष्ट्रवाद का चैप्टर, सुभाष चंद्र बोस की वो जीत जिसे गांधी जी ने अपनी हार बताया था। सुभाष चंद्र बोस ने किसकी वजह से कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ा था और क्या नेहरू करवा रहे थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार की जासूसी, इसका चैप्टर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी से जुड़े कुछ ऐतिहासिक चैप्टर में आज आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले बात करता हूं आज हुए एक ऐसे काम की जो देश में आज से पहले शायद ही हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा करते वक्त सर्वोच्च बलिदान देने वाले 21 नायकों को आज अमर कर दिया। अमर तो वो थे ही, पूरी तरह से उन्होंने देश को उनसे जोड़ दिया। अब तक आपने देखा होगा कि शहीदों के नाम पर या तो सड़कों के नाम रख दिए जाते हैं या फिर पार्क के नाम रख दिए जाते हैं या ज्यादा हुआ तो स्कूलों के नाम रखे जाते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी जगह का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर पूरी की पूरे जगह का नाम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 21 द्वीपों के नाम 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रख दिया। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती और शायद इससे बेहतर मौका भी क्या होता देश के वीर नायकों को श्रद्धांजलि देने का कि उनके नाम पर पूरा द्वीप जो है वो रख दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन 21 द्वीपों का नामकरण आज किया उनमें से कुछ के नाम आपको बताता हूं। सूबेदार और ऑनरेरी कैप्टन करम सिंह के नाम से करम सिंह द्वीप, सेना के शहीद नायक जदुनाथ जी के नाम पर जदुनाथ द्वीप, शहीद कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के नाम पर सलारिया द्वीप, करगिल वॉर के हीरो कैप्टन विक्रम बत्रा के नाम पर विक्रम बत्रा द्वीप और सूबेदार मेजर रिटायर्ड ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव के नाम पर योगेंद्र द्वीप। बाकी द्वीपों के नाम इस वक्त आप भी देख रहे होंगे, वो लगातार मैं स्क्रीन पर डालता जा रहा हूं। युद्ध काल में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को परमवीर चक्र दिया जाता है और यह पहली बार है कि परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर द्वीपों के नाम रखे गए। हालांकि इससे पहले साल दिसंबर 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान निकोबार के 3 द्वीपों का नामकरण किया था। तब पीएम मोदी ने नेताजी से जोड़कर इनका नाम रखा था। अंडमान निकोबार की रॉस द्वीप का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप किया गया, नील द्वीप का नाम बदलकर शहीद द्वीप और हैवेलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया था। और आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप पर नेताजी को समर्पित राष्ट्रीय स्मारक का भी उद्घाटन कर दिया गया। तो आपको समझ में आया होगा कि आज क्यों नेताजी की बात हो रही है, सुभाष चंद्र बोस जी की बात क्यों हो रही है। जिन 21 द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है उन द्वीपों का अब तक कोई नाम ही नहीं, लेकिन यह नरेंद्र मोदी की ही सोच है कि उन्होंने अनाम द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर कर दिया। वक्त के साथ साथ देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों को भुला दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बात में यकीन रखते हैं कि ऐसे जवानों को देश हमेशा याद रखे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी। वरना यहां तो आधे स्टेडियम, आधे अवार्ड एक परिवार के नाम पर, और दिल्ली की तो कई सड़कें ऐसा लगता है आज भी हम मुगल काल में जी रहे हैं। अब जाकर तस्वीर बदल रही है। अपनी इसी सोच को उन्होंने दिल्ली में इंडिया गेट के पास साकार किया, जिसे आज हम लोग राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहते हैं, वॉर मेमोरियल। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर 29,760 जवानों के नाम पत्थरों पर लिखे गए। यहां सिर्फ परमवीर चक्र विजेताओं के नाम नहीं है, बल्कि अब तक देश की सुरक्षा के लिए जिन भी जवानों ने अपनी जान गंवाई उनके नाम यहां पर लिखे गए। अगर सरहद पर कोई जवान शहीद होता है तो उसके नाम का एक पत्थर यहां बढ़ा दिया जाता है। दिल्ली में इंडिया गेट जरूर था, लेकिन वहां पर प्रथम विश्व युद्ध में जान गंवाने वाले ब्रिटिश भारतीय सेना के फौजियों का नाम लिखे हुए थे। साथ ही वहां जो अमर जवान ज्योति थी वो 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में जान गंवाने वाले भारतीय जवानों की याद में 1972 में जलाई गई। लेकिन उसके बाद से देश के लिए बलिदान देने वाले जवानों के लिए कोई स्मारक ही नहीं था। देश में एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की सिफारिश साल 1961 में हुई थी बॉस, लेकिन 53 साल तक कई सरकारें आई, कई चली गईं, किसी ने भी शहीद जवानों के लिए स्मारक के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। साल 2015 में मोदी सरकार में दिल्ली में एक युद्ध स्मारक बनाने का फैसला हुआ और 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। पिछले साल ही इंडिया गेट पर जलने वाली अमर जवान ज्योति को युद्ध स्मारक पर जलने वाली लौ में मिला दिया गया। इस पर भी बड़ा हंगामा हुआ था। मोदी सरकार में देश के जाबाज जवानों को ही नहीं बल्कि देश को आजाद कराने वाले वीर योद्धाओं को भी सम्मान मिला है, जिनके वो असली हकदार रहे। आजादी के बाद अपने ही देश में सुभाष चंद्र बोस को भुलाने की कोशिश हुई।
2014 से पहले सुभाष चंद्र बोस का नाम सिर्फ किताबों में पढ़ा जाता था, लेकिन अब सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाती है। इसे मनाने का ऐलान भी 2 साल पहले हुआ है। 2016 में नेताजी की जिंदगी से जुड़े रहस्यों और सवालों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी से जुड़े कई सीक्रेट दस्तावेजों को सार्वजनिक किया, जिन्हें पिछली सरकारों में छिपाया जाता रहा। उन दस्तावेजों को सीक्रेट बताकर सार्वजनिक नहीं किया जाता था, अब जाकर हुआ। दिल्ली में इंडिया गेट पर जिस जगह कभी किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी होती थी, वहां पर अब नेताजी की मूर्ति लगी हुई। तस्वीर देखिए, पहले किंग जॉर्ज 5 की मूर्ति लगी, फिर 1968 से 2021 तक कोई मूर्ति नहीं लगी, और 2022 में नरेंद्र मोदी ने नेताजी की मूर्ति लगवाई। आजादी के 19 साल तक इंडिया गेट के पार्क में मौजूद छतरी में किंग जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी हुई थी। 1968 में जाके हटी, लेकिन उसके बाद से किसी ने कुछ सोचा ही नहीं। आजादी के बाद नेताजी को सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित क्यों किया गया, इसका जवाब कोई नहीं देता। लेकिन मोदी सरकार में उस राष्ट्र नायक को किताबों से निकालकर आम लोगों के दिलों तक पहुंचाने का काम हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी के उन नायकों में हैं जिनको लेकर कई रहस्य हैं और जो पूरी तरह से जनता के सामने नहीं आ पाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो नायक हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए अलग फौज तक बनाई। कांग्रेस में जब सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी और नेहरू के साथ वैचारिक मतभेद होने लगे तो नेताजी ने कांग्रेस से अपने रास्ते अलग कर दिए। किस तरह से महात्मा गांधी की वजह से सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ना पड़ा था और किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने सुभाष चंद्र बोस की जासूसी करवाई थी, इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए। कैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस को वॉर क्रिमिनल बताया गया, सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर इतिहास के उन्हीं पन्नों को आज खोल रहा हूं। 1921 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुंबई में महात्मा गांधी से मुलाकात हुई थी। इसी के बाद सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के साथ भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हुए। लेकिन कांग्रेस ने सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या किया, यह भी जानना चाहिए। 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कई बदलाव किए। सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग बनाया जिसके अध्यक्ष नेहरू बने। सुभाष चंद्र बोस ने बेंगलोर में विज्ञान परिषद की स्थापना की जिसका अध्यक्ष वैज्ञानिक विश्वेश्वरैया को बनाया गया। हिंडोल सेन गुप्ता ने अपनी किताब द मैन हु सेव्ड इंडिया में लिखा है कि ब्रिटेन को लेकर सुभाष चंद्र बोस की रणनीति बिल्कुल साफ थी। वो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ आंदोलन को और आक्रामक बनाने के पक्ष में थे, लेकिन महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस के तरीकों से सहमत नहीं थे। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था और इस बार भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश कर रहे थे। अब यहां पर महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बने। महात्मा गांधी चाहते थे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने। हिंडोल सेन गुप्ता अपनी किताब में लिखते हैं कि मौलाना अबुल कलाम आजाद ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने से मना कर दिया। अबुल कलाम के मना करने के बाद महात्मा गांधी ने कांग्रेस नेता पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार चुना। महात्मा गांधी की राय के खिलाफ जाकर बोस ने चुनाव लड़ने का फैसला किया, जबकि अभी तक कांग्रेस में अध्यक्ष का चुनाव लगभग निर्विरोध होता रहता। 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव महात्मा गांधी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच हुआ। सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष थे। हिंडोल सेन गुप्ता अपनी किताब में लिखते हैं कि 29 जनवरी 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव हुआ जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1580 वोट मिले और पट्टाभी सीतारमैया को 1377 वोट, यानी सुभाष चंद्र बोस 203 वोट से चुनाव जीत गए। तब जब पट्टाभी सीतारमैया को महात्मा गांधी का समर्थन था, तब भी सुभाष चंद्र बोस जीत गए। पट्टाभी सीतारमैया की हार से कांग्रेस के बड़े नेताओं को बड़ी निराशा हुई क्योंकि महात्मा गांधी पट्टाभी सीतारमैया का समर्थन कर रहे हैं। चुनाव के नतीजों के बाद महात्मा गांधी ने कहा भी था कि मुझे उनकी यानी सुभाष चंद्र बोस की जीत से खुशी है और चूंकि मौलाना आजाद के नाम वापस लेने के बाद मैंने ही पट्टाभी को चुनाव से पीछे नहीं हटने के लिए कहा था, लिहाजा उनकी हार उनसे ज्यादा मेरी हार है। महात्मा गांधी के इस बयान के बाद कांग्रेस में अजीब स्थिति बन गई। इस घटना के बाद किस तरह से कांग्रेस खास तौर पर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच दूरियां बढ़ने लगी थी, उसकी भी चर्चा होती। लेकिन इसी चैप्टर के कुछ और हिस्से थे जो मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन वक्त बिल्कुल नहीं बचा, तो वक्त के उस पहिए को पलटकर पीछे ले जाना मुश्किल है। देखिए घंटी बज गई। लेकिन किसी दिन सुभाष चंद्र बोस के वो चैप्टर भी आपको बताऊंगा, जल्दी ही बताऊंगा।
लेकिन पाठशाला में जुड़ते रहिए। 8